हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, अपन कर रहे हैं एनएलएम का सीरीज। एनएलएम में काफ़ी सारे चीज़ अपन कर चुके हैं। कंस्ट्रेंट मोशंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था। कंस्ट्रेंट मोशंस में दो तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। एक आ रहा था वेज कंस्ट्रेंट और एक आ रहा था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की हेल्प से फुल्ली वेलोर सिस्टम काफ़ी सारे सॉल्व हो रहे थे। आई होप आप सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा कंस्ट्रेंट मोशन एंड हो चुका था। अब हम चालू करने जा रहे हैं क्या चीज? न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन रियल में एनएलएम का एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। हम चालू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में इनफैक्ट तीन लॉस पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई काम का कुछ खास है नहीं, बट जानना जरूरी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो वो चलते हुए रहना चाहता है, यानी कि वो रेस्ट में आना नहीं चाहता है। यानी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, और इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है ना? तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको लॉस ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ इनर्शिया। ठीक, देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट will remain in rest, will क्या बोल सकते हैं? if any object is in rest will remain in rest, or if any object is in motion will remain in motion, will remain in motion। और ये तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, है ना? यानी कि इसको और क्या नाम बोल सकते हैं बताओ? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोल सकते हैं? ये पहला नंबर है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ इनर्शिया, है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो कॉल्ड, इसको ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन also called law of inertia। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है सर? लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया एक मोमेंटम को हम कह सकते हैं कि अगर इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो मतलब इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इसको चेंज करने में हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा मतलब लॉस ऑफ इनर्शिया है, ये किन तरीके का हो सकता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। देख लो, इनर्शिया है ना, ये दो तरीके अपन कह सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मास m है और ये जा रहा है v मीटर पर सेकंड से, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस ऑब्जेक्ट हैज इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना? इसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चाहता है कि मैं चलता रहूं, कितना? v मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ। समझ आ गया? ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो m, और ये रेस्ट में,
कहाँ पे, रेस्ट में, मतलब वेलोसिटी कितना है, जीरो। वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो यहाँ पे भी एक इनर्शिया है, कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिल्कुल सही, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना है या यहाँ से डिस्प्लेस करना है तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर बदलनी है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन या फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अगर इनर्शिया को हम चेंज करेंगे तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। समझ आया, यानी कि अगर हमें इनर्शिया बदलनी है, इनर्शिया बदलनी है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। समझो सही से, है ना। मैं क्वेश्चंस को थ्योरी को मैं ना डिटेल में जाकर के ब्रेक कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा बताओ, इनर्शिया को चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, चेंज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि यहीं से उत्पत्ति हुई है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। किसकी उत्पत्ति हुई है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहां से, अगर हमें इनर्शिया को बदलना है, यानी कि इसके मोमेंटम को बदलना है, अगर हमें मोमेंटम को बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। ठीक, क्या करनी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक, यहीं से उत्पत्ति किसका हुआ है, यहीं से उत्पत्ति किसका हुआ है, यहीं से उत्पत्ति हुआ है सेकंड नंबर, जिसको बोलेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना। देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, मैं बस स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद फिल करवाता हूं, उसके बाद मैं फिल करता हूं। क्या बोला स्टेटमेंट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के साथ बदलेगा तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या चीज, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहलाए बताओ, समझो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the external applied force, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। यानी कि अगर हमें मोमेंटम के रेट को चेंज करनी है, यानी कि डी पी बाय डी टी, डी पी बाय डी टी, तो वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो डी पी बाय डी टी के बराबर, क्या होगा, एफ एक्सटर्नल कितना होगा, डी पी बाई डी टी के बराबर होगा। और एफ एक्सटर्नल का जो डायरेक्शन होगा चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन के तरफ होगा। क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन के तरफ। ठीक है, तो ये एफ एक्सटर्नल लगा, है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, नहीं, क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ
external force is same as direction of change in मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी, यानी क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू सेम एज डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी, यानी कि डेल्टा पी के जो डायरेक्शन है वही किसका हो जाएगा, एक्सटर्नल के डायरेक्शन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं मोमेंटम की। अब जब वर्ड यूज हो चुका है कौन, मोमेंटम, तो देखते हैं मोमेंटम क्या होता है ना। तो हेडिंग डालें मोमेंटम। मोमेंटम, ये मोमेंटम कुछ खास है नहीं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। थोड़ा मैं बताता हूँ फिर उसके बाद फील करवाता हूँ। क्यों, फिजिक्स तो फील करने से आती है, फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स एक फीलिंग है। अगर एक बार फील हो जाएगी, अपनों की एक बार अगर फील आ जाती है ये अपने हैं, फिर पढ़ाई वो होती नहीं है ना। तो फिजिक्स को सब्जेक्ट मत समझिए, अपना परिवार के सदस्य समझिए और इसको रूह से लगाइए, फील कीजिए, समझे। ओके, मोमेंटम क्या है, एक क्या है, टॉपिक है। हाँ, मोमेंटम पी, ठीक है, हमें निकालना है पी। मोमेंटम होता है, इट इज नथिंग द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या चीज है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ mass and its क्या चीज, and its velocity, mass and its velocity, यानी कि P is equals to m into v, P is equals to क्या, m into v। तो बताओ मोमेंटम कैसी है, मोमेंटम is a वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं यूनिट करूं मोमेंटम के, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ पी कितना हो जाएगा सर, मास का तो केजी होता है और वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, तो वैल्यू आया कितना, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, किसकी बात करूं, डायमेंशन की, तो डायमेंशन देखिए, डायमेंशन ऑफ पी जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, केजी का एम हो जाएगा, सर मास है तो इसका एम, लेंथ का एल हो जाएगा और टी नीचे है तो टी नीचे, ये लिखा जाएगा, यानी कि एम एल टी माइनस 1, ये आ गया हमारा मोमेंटम का डायमेंशन, मोमेंटम का डायरेक्शन, डायमेंशन। अब बताओ मेरे को मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा बताओ, वो सर लेफ्ट का डायरेक्शन राइट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब जाके वेक्टर क्या होता है, सेम होता है, यानी कि ये मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है क्या, मास का डायरेक्शन, मास का कोई तो डायरेक्शन ही नहीं होता ना, तो किसका होता है, वेलोसिटी का, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या कहलाएगा बताओ, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ momentum is same as direction of velocity,
यानी कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ठीक, अभी तक हमने बेसिक 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 क्लियर किया है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ भी रहा होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फील्ड की तरफ, थोड़ा सा फील्ड की तरफ कि मोमेंटम क्या होता है, किसका मोमेंटम ज़्यादा है, कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसकी मोमेंटम ज़्यादा होती है, या फिर जिसकी मास ज़्यादा होती है उसकी मोमेंटम ज़्यादा होती है, या फिर कुछ और है ना। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नोट हो गया आपसे? कर लिया आपने नोट? हो गया ना? चलो अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एकदम ढंग का पढ़ते हैं, है ना। शुरुआत में पहले बेसिक बेसिक चलती है, क्योंकि टर्म तो आना चाहिए। जब टर्म आ जाएगी तो उसके बाद अपन ढंग से फील लेंगे, फिजिक्स को इंजॉय करेंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट। ओके, तो अब बढ़ रहे हैं कौन सा, किधर 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 बताओ, किधर चल रहे हैं? ठीक है सर, सेकेंड लॉ। अच्छा, मेन लॉ जो होता है ना वो सेकेंड लॉ ही होता है। मेन कौन सा होता है? सेकेंड लॉ ही होता है। एक क्वेश्चन है वहीं से सीखते हैं। देखो इधर क्वेश्चन है, किस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है? किस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है? चलो, एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है 50 केजी और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है बी, है ना, जिसका मास है मान लो 30 केजी। कितना केजी? 30 केजी। ये बी है और ये जा रहा है, मान लेते हैं लेट से कितना, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से। ये है हल्का तो तेजी में भाग रहा है, ये है भारी तो स्लो स्लो जा रहा है। किसको ले जाना आसान है, मतलब किसको रोकना आसान है, ए को या बी को? सर रोकने वाला आपने पढ़ाया नहीं है, आपने तो मोमेंटम पढ़ाया। जो फोर्स होगा वो क्या करेगा? फोर्स करेगा क्या? मोमेंटम को बदलाव करेगा। मोमेंटम में क्या करेगा? बदलाव करेगा। तो सर जब इस दोनों को रोकेंगे, जब इस दोनों को रोकेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर जीरो। जब इसको भी रोकेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर इसका भी जीरो। बिल्कुल सही, इसका भी जीरो। ये 30 केजी का है और ये 50 केजी का है। सर इसमें फोर्स मान लो इसमें F1 लगेगा, कितना लगेगा? F1 लगेगा। तो F1 की वैल्यू जो होगी, जो F1 फोर्स होगा वो किसको रोकेगा? ए को। किसको रोकेगा? ए को। कितना लगेगा? सर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन dp बाय dt। यानी कि इसको मोमेंटम, अगर मान लो साइन टाइम दोनों में सेम लग रहा है, इसका मोमेंटम कितना चेंज आया? सर डेल्टा p1 बाय डेल्टा टी। टाइम अगर दोनों में सेम है तो डेल्टा p1 कितना है? सर इसका p1 निकाल लेते हैं, p इनिशियल कितना है? 50 इंटू 10, ये 500 केजी मीटर पर सेकेंड, और p फाइनल तो सर जीरो है, p फाइनल जीरो है। ठीक, तो p फाइनल जीरो, p इनिशियल 500, कितना है? 500 केजी मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा पी कितना हो गया? सर 500 केजी मीटर पर सेकेंड बाय में टाइम का सेकेंड मान लेते हैं। तो ये आया कितना? F1 केजी इंटू मीटर, है ना, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है ना। ओके, तो ये वैल्यू किसके बराबर आया? dp बाई dt। ध्यान दो सही से, p का यूनिट कितना है? m इंटू वी, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो dp बाई dt f होगा,
डी पी बाय डी टी। अब तो न्यूटन आ जाएगा, तो डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी। डेल्टा पी है कितना सर? डेल्टा पी तो 500 है। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो 0 माइनस 500, तो 0 माइनस 500 बाय में किया डेल्टा टी मान लो टाइम सेव। तो F1 की वैल्यू कितनी आई सर? माइनस 500। कितनी आई है? मान लो डेल्टा टी मतलब 1 है, तो कितना लग गया? 1 सेकंड में दोनों को रोक रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएगा सर? F2 लगेगा। कितना लगेगा? F2 लगेगा। F2 का वैल्यू बताओ। F2, तो F2 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो P इनिशियल कितना हो जाएगा सर? 300 इंटू 20 इंटू 30, तो 600 kg मीटर पर सेकेंड। 600 kg मीटर पर सेकेंड। तो P फाइनल कितना? 0 माइनस 600 बाय डेल्टा टी अगर सेम ले लो तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई? F2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 600। तो मेरे को बताओ, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लगा किस में है? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो माइनस लगा दे, हटा देंगे। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो माइनस हटा देंगे। तो ज्यादा फोर्स किस में लगा है? ए में या बी में? सर दिख तो बी में रहा है, दिख तो बी में रहा है। तो रोकना, किस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है, ए को या बी को? ए को सर। क्यों? 500 न्यूटन लग रहा है, बी में 600 लग रहा है, तो हमें 600 लगाना आसान है, 500। 500 माइनस तो ये बताएगा कि पीछे लगा। समझ आया? यानी कि हम कह सकते हैं नोट करके, क्या कह सकते हैं? नोट करके यहां पे लिख सकते हैं। क्या बोलो? बी को रोकना आसान है, बी को रोकना आसान है। क्योंकि, बताओ क्यों? क्योंकि बी का, अच्छा आसान है, 3 2 6 600, बी को रोकना मुश्किल है। ऐसा सॉरी, किसको रोकना आसान है? ए को रोकना आसान है, क्योंकि ए का मोमेंटम कम है। ए का मोमेंटम कम है, ठीक है। ए का मोमेंटम कम है, तो हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रोकना आसान या मुश्किल होगा, ये कौन बताएगा? मास बताएगा, वेलोसिटी बताएगी, मोमेंटम बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा। बताओ। चलो मैं क्वेश्चन की तरफ लिख देता हूं, क्वेश्चन की तरफ लिख लेते हैं। किस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है? ऐसे लो, क्वेश्चन लिखो, किस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है? किस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है? जिसका जिसका अब देखो यहां पहला नंबर, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन, मास ज्यादा है। मोमेंटम ज्यादा है, या फिर चौथे में मोमेंटम कम है। बताओ कौन सा आंसर होगा? किस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है? जिसकी मास ज्यादा है उसकी रोकना आसान है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको रोकना आसान है, या फिर जिसकी मोमेंटम ज्यादा है उसको रोकना आसान है, या जिसकी मोमेंटम कम है उसको रोकना आसान है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? मास, वेलोसिटी नहीं, किस पे? मोमेंटम पे। तो मोमेंटम, यानी कि जिसका मोमेंटम कम है, तो आंसर चौथा। आंसर कौन सा? चौथा। क्लियर है ये, है ना? तो आई होप आपको ये फील आ चुकी होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की चर्चा करूं, किसका करूं? एक्सटर्नल फोर्स की चर्चा करूं, जो F होता है वो कितना होता है? dP बाय में dt होता है, dP बाय में dt होता है।
तो d बाय डी टी, पी के जगह में क्या लिखा जाएगा, m इंटू वी, m इंटू वी, ये ऐसा लिखा जाएगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, है ना, या नहीं तो अच्छा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय में डेल्टा टी, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, जनरली हम ये मान के चल रहे हैं इफ m इज कांस्टेंट, इफ m इज कांस्टेंट, मान लो ऐसा, इफ m इज कांस्टेंट देन f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी पी बाय में कितना, डी टी, तो ये हो जाएगा d बाय में डी टी, और ये m इंटू वी, ये क्या कहलाएगा, m कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कौन, डी वी बाय में डी टी, m इंटू ए, तो f बराबर कितना हो गया, एम ए, तो यहां से बोल सकते हैं f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, इस तरीके से निकल गया f बराबर m इंटू ए। अब ये वाला 99% सवालों में f बराबर m ए ही आएगा। कहाँ, 99% सवाल में क्या चीज, f बराबर m इंटू ए ही आएगा। ठीक है, f बराबर कितना आएगा, a ही आएगा। ठीक है, अगर आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है ना, और मोमेंटम का चेंज जो फोर्स देगा एक्सटर्नल, वो डायरेक्शन किधर होता है, वैल्यू कितनी होती है, और फोर्स बराबर m इंटू ए कब लिखते हैं, है ना, फोर्स बराबर m इंटू ए कब लिखते हैं, और डेल्टा p बाय डेल्टा t जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिए। मान लो a body is moving under the action of force, a body, क्वेश्चन है, a body is moving under the action of force, F equals to 3 I cap minus 2 J cap plus 5 K cap, and they move with an acceleration acceleration कितना, मान लो बताओ, विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट द मास ऑफ द बॉडी, हमें क्या निकालनी है, मास निकालनी है, क्या निकालनी है, मास निकालनी। ध्यान दो, मेरे को मास चाहिए, बिल्कुल सही। अगर हमें पता है F बराबर m इंटू ए होता है, बिल्कुल सही सर, हमें तो यही पता है। अगर मैं बोल लूँ F का मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो m तो कांस्टेंट है और a का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए क्या, m, तो m की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, F का मैग्नीट्यूड बाय में a का मैग्नीट्यूड। अच्छा, F की मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक, F की मैग्नीट्यूड कितना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इसका अंडर रूट, बाई में a की मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है सर, 2 दिया हुआ है, तो ये लिख दो 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू कितना आया, 25 प्लस 9 कितने में, 25 5 30 4 34 प्लस 4 38, ये आया कितना 38 अंडर रूट बाय में 2, बाय में कितना
2। ठीक, अगर ध्यान से देखो इसको और सॉल्व करने का मन है, या तो इतना लिख दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सॉरी ये क्या चीज है, मास है, तो क्या है इतना केजी, इतना क्या केजी, यानी कि मास ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट 38/2 या 4, ये 4 आया, 2 अंदर गया तो 4 बन गया, ये 38/4, यानी कि 2 2 जा और ये 19, तो वैल्यू कितना आया अंडर रूट 19/2, कुल मिला करके मैं बोल सकता हूँ 90/2 यानी कि 9.5 का अंडर रूट इतना केजी, यानी कि मास ऑफ द बॉडी इज क्या बोल सकते बताओ, अंडर रूट 9.5 केजी। ठीक, मास ऑफ द बॉडी इज अंडर रूट 9.5 केजी, ये आंसर है। आई होप आपने पूरे फिजिक्स के लेक्चर को एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।